हेलो स्टूडेंट्स, ओटी में हमारा दूसरा टॉपिक है आज का शल्य कर्म के चरण, यानी कि स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन, जैसा कि आप लोग को ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा है। ये जो टॉपिक है आप लोग के ओटी के बुक में पेज नंबर 4 पर आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं उसके बारे में कि आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। एक सफल सुरक्षित शल्य कर्म निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। उपयुक्त निश्चेतना, आप लोग सभी जानते हैं निश्चेतना किसको कहते हैं, यानी कि मरीज को ज़्यादा कठिनाइयों से दर्द मुक्त रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बेहोश करते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को या पूरे के पूरे शरीर को, उसको निश्चेतना कहते हैं। चीरा लगाना जो कि सही तरीके से होना चाहिए, आंतरिक अंगों को खोलना, रक्त स्तंभन यानी कि कम से कम रक्त बहे ऐसी दवाइयों का उपयोग करना, विरोहण विच्छेदन बंधन, टाँके लगाना, घाव को बंद करना, घावों का निष्कासन या घावों का निकास जिसको हम ड्रेनेज कहते हैं। कुछ घाव खुलने के बाद जो रहते हैं अंदर ही अंदर उनके ब्लड और कुछ एक्सुडेट जो है एकत्रित हो जाता है, पानी एकत्रित हो जाता है, जिसको हम ड्रेनेज के जरिए से बाहर निकालते हैं। पीड़ा को नियंत्रित करना, ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि मरीज को उस ऑपरेटिव एरिया पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो उसको ठीक करना, और रोगी को चेतना के रूप में वापस लाना। जिस ऑपरेशन के दौरान हमने निश्चेतना दिए हैं रोगी को, उसको पुनः अपने होश में लाना। तो ये सब जो है शल्य कर्म के चरण हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। शल्य चिकित्सक को निश्चेतना संबंधी सामान्य ज्ञान तो रखना चाहिए। इसके बाद ही ऑपरेशन के समय रोगी के शरीर पर इस प्रकार चीरा लगाना चाहिए कि उससे लीजन का अधिकांश भाग दृष्टिगोचर हो जाए, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो है ऑपरेशन का निशान कम से कम पड़े। किंतु संलग्न ऊतकों की अधिक खिंचातानी भी ना करनी पड़े, और साथ ही साथ ऑपरेशन के दौरान जो है कम से कम ऊतकों में चोट पहुंचाने की कोशिश रहनी चाहिए। अगर उपयुक्त छेदन न किया जाए तो ऑपरेशन का खतरा बढ़ता ही है। इसको संपन्न करने में समय भी अधिक लगता है, यानी कि ऑपरेशन का साइड भी बहुत ही कम होना चाहिए। कम से कम चीरा लगाएं जिसमें हमारा काम चल जाए। अगर ज़्यादा बड़ा चीरा लगता है तो उसको ठीक होने में भी बहुत समय लगता है। इससे निश्चेतना तो लंबी खिंचती ही है, ऑपरेशन की सफलता भी संदिग्ध बन जाती है। अगर हम बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो निश्चेतना को भी डेफिनेटली हमको लंबे समय तक करना पड़ेगा, तो जो है सफलता में संदिग्धता आ जाती है, यानी कि ऑपरेशन का कामयाब होने में कुछ प्रश्न लग सकते हैं। अतः शल्य कर्म के समय छेदन की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त छेदन की दिशा उस क्षेत्र विशेष में सामान्य क्रियाशीलता तनाव की जो लाइन ऑफ फोर्स के लंबवत तथा त्वचा सिलबटों के समानांतर होनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो इसे फेशियल एपोन्यूरोसिस के तंतुओं को भी समानांतर होना चाहिए, यानी कटने का स्थान ऐसा होना चाहिए ताकि बाद में अंदर के मांसपेशियों को ऊतकों को आसानी से जोड़ा जा सके। जो चीरा होना चाहिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए। छेदन करते समय मुख्य स्नायु तंत्रिका वाहिकाओं को भी क्षति पहुंचते हैं। इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए कि छेदन करते समय, ऑपरेशन करते समय कुछ वहां से गुजरने वाली जो तंत्रिकाएं हैं और रक्त वाहिनियों को भी बचाकर छेदन करना चाहिए। सर्जन की ऑपरेशन कुशलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन घाव कितना साफ और सूखा है। इस कथन से स्पष्ट है कि ऑपरेशन के समय रक्त स्तंभन का ध्यान भी रखना महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन के समय कम से कम रक्त बहे, इसका भी ध्यान हमको रखना जरूरी होता है। इस कथन से यह स्पष्ट है, जहाँ तक संभव हो पाए ऑपरेशन करते समय वाहिकाओं को काटने से पहले उन्हें पृथक करके क्लैंप और बंद कर देना चाहिए। अर्थात ऑपरेशन के दौरान अगर कोई रक्त वाहिनी आती है तो उसको सबसे पहले दोनों तरफ से क्लैंप कर दिया जाता है ताकि ब्लड इधर से और इधर से ना आए, और फिर बाद में उसको बीच से काटा जाता है ताकि कम से कम रक्तस्राव हो। हीमोस्टेट या रक्त स्तंभन का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पकड़ में केवल वाहिकाएं ही आएँ, संलग्न ऊतक नहीं। हीमोस्टेट करते समय हमको दवाई की एक उपयुक्त मात्रा का निर्धारण करना है, जिसमें हमको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इसका असर रक्त वाहिनियों पर ही आए, कटे हुए रक्त वाहिनियों पर आए, संपूर्ण ऊतक इसके प्रभाव में ना आए। क्योंकि संपूर्ण ऊतक अगर रक्त स्तंभन के प्रभाव में आ जाता है तो उस ऊतक में रक्त वाहिकाएं जो है रक्त की आपूर्ति नहीं
कर पाती, जिसके वजह से हो सकता है कि वो ऊतक मृत हो जाए। यदि वाहिकाओं पर से बंधों के फिसल जाने का डर है, जैसा कि बहुत बड़ी या बहुत छोटी वाहिकाओं में होता है, तो उन्हें ट्रांसफिक्शन द्वारा बांध दें। अगर ऑपरेशन के मध्य में किसी बड़ी रक्त वाहिका से रक्तस्राव आरंभ हो रहा है तो सर्वप्रथम उंगली दाब द्वारा रक्तस्राव को रोक देना चाहिए। अगर हमको कुछ भी चीज़ वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं दिख रहे हैं, आर्टरी फोर्सेप अगर नहीं है आसपास, तो हमको उंगलियों से ही सबसे पहले उसको दबाकर रखना चाहिए। इसके पश्चात धीरे धीरे दबाव कम करना चाहिए ताकि पुनः धीमा रक्तस्राव होने लगे। इस प्रकार रक्तवाहिका के कटे हुए छोर की स्थिति मालूम पड़ जाती है तथा उसे भली प्रकार से सही स्थान पर बांधने की सहायता मिलती है। किसी रक्तस्राव युक्त क्षेत्र में यदि स्राव का स्रोत न दिखाई पड़ता हो तो हीमोस्टैटिक का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद अगर ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है, पहले तो उसको खोजने का प्रयास करना है, पहले तो उसको उंगली से बंद करने का प्रयास करना है, फिर उसके बाद फिर आर्टरी फोर्सेप का उपयोग करना है। उसके बाद भी अगर हमको रक्तस्राव नहीं दिख रहा है तो हम हीमोस्टेट का इस्तेमाल जो है या रक्त स्तंभक का इस्तेमाल हमको अंधाधुंध नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है। यदि ऐसा ना किया जाए अथवा कोई वाहिका अनभिज्ञम होने के कारण बांधी ना जा सके तो रक्तस्राव रोकने के लिए उस स्थान को पैक कर देना चाहिए। अगर रक्तस्राव पता नहीं चल रहा है कि किस स्थान से हो रहा है तो उस रक्त स्थान के हमको क्या करते हैं, गॉज से पैक कर देते हैं। 24 से 28 घंटे के बाद यह पैक निकाला जा सकता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर इस पैक की पुनः स्थापना भी की जा सकती है। इस पैकिंग के लिए कतिपय अवशोषीय रक्त स्तंभन पदार्थों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके उदाहरण है जैसे कि फाइब्रिन फोम। उस पैकिंग के रूप में हम जो है जहाँ पर से हमको रक्तस्राव जो है नहीं दिख रहा है तो उस जगह पर फाइब्रिन फोम, ऑक्सीकृत सेल्यूलोज या जिलेटिन स्पंज का उपयोग हम कर सकते हैं। ये पदार्थ न केवल रक्तस्राव के क्षेत्र में आतंचन में सहयोग देते हैं बल्कि उस आतंच को आधार भी प्रदान करते हैं। घावों को सिलना, घावों को निकालना, ड्रेनेज लगाना भी एक विशेष कला होती है। यदि ऑपरेशन का घाव साफ बना रहे तो उसे निकास डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर घावों का निकास नहीं बनता तो उस कैविटी से जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर लगातार रक्तस्राव होता है, तरल छोड़े जाते हैं जिसको हमको ड्रेन करना आवश्यकता होता है, जिसके लिए एक ड्रेनेज लगाना पड़ता है। क्योंकि यह न केवल बाह्य पदार्थ के रूप में व्यवहार करती है बल्कि निष्क्रिय अवकाश भी उत्पन्न करती है, बल्कि घाव को संक्रमित करने में भी सक्षम होती है। ड्रेनेज लगाने से पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि स्टेरिलाइज्ड ड्रेनेज होना चाहिए, नहीं तो वो एज ए फॉरेन बॉडी काम करेगी और वहाँ पर इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकती है। अगर घाव ऐसा हो कि उसमें निरंतर द्रव या रक्त रिसने का भाव है अथवा विशाल ऊतक पिंड या ट्यूमर या एक्सीजन के कारण घाव में ऐसा वृहद रिक्त स्थान रह गया हो जिसमें सीरम रक्तीय द्रव्य भर जाने की आशंका हो तो उसमें ड्रेन डालना पर्याप्त लाभदायक होता है। इसे 24 से 28 घंटे तक घाव में रखना पर्याप्त होता है। घाव का निकास किया जाए कि नहीं यह निश्चित करने में घाव के संक्रमित अथवा असंक्रमित होने पर निर्भर करता है। यदि ऑपरेशन के समय घाव का संदूषण हो गया हो तथा यह आशंका हो कि स्थानीय ऊतक इस संक्रमण का सामना करने में असमर्थ रहेंगे तो निकास नली का प्रयोग करना भी श्रेयकर रहता है। जब यह सिद्ध हो जाए कि घाव में संक्रमण नहीं हुआ है अथवा समाप्त हो गया है तो इसे निकाला भी जा सकता है। शल्य चिकित्सा का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सभी संक्रमित घावों को प्रत्यक्ष रूप से विवृत यानी कि ओपन रखा जाए ताकि संक्रमण दूर करने में सहायता मिले। यदि घाव की गहराई में संक्रमित द्रव्य विद्यमान हो तथा सबक्यूटेनियस फैट को इसके संपर्क में न आने देने की सावधानी रखी जाए तो एक छोटे भाग को खुला रख के अधिकांश घाव को बंद किया जा सकता है। इस प्रकार घाव का रिपेयर शीघ्र हो जाता है और खुले भाग से निकास भी होता रहता है। सामान्य संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए पेरिटोनियम पर्याप्त प्रभावशाली होती है, किंतु यदि यह शोथयुक्त हो तो इसका प्रभाव कम होता है। हमारे उदर में हमारे पाचन अंगों को घेर कर रखने वाली कुछ परतें होती हैं जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। ये पेरिटोनियम जो है हमारे उदर की पुलिसमैन होती हैं जो कि संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त होती हैं। लेकिन अगर यही संक्रमित हो जाए तब जो है इसका प्रभाव कम होता है।
पेरिटोनियम गुहा का निकास निम्न दशाओं में आवश्यक होता है। पेरिटोनियल कैविटी ये एक ऐसी कैविटी होती है जो हमारे पेरिटोनियम में पाई जाती है, यानी कि पेरिटोनियम क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी एक कैविटी पाई जाती है जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी से जब हम ड्रेन करने होते हैं तो हमको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोकलाइज्ड एब्सेस, ये देखना चाहिए कि लोकलाइज्ड एब्सेस तो नहीं बना हुआ है। रेसिडुअल नेक्रोटिक टिश्यू, उस क्षेत्र के ऐसे टिश्यू को, ऐसे ऊतकों को देखना चाहिए जो नेक्रोस हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। गाल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट रिलेटेड ऑपरेशन, खास तौर से हमको गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट के ऑपरेशन में इसकी ध्यान अत्यधिक रखनी पड़ती है। ऑपरेशन ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज, ड्यूडेनल स्टम एंड क्लोजर, इंटेस्टाइनल एनास्टमोसिस के समय भी हमको पेरिटोनियम का खास ख्याल रखना पड़ता है। एक्यूट डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस में विकास क्रिया ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहती, क्योंकि कुछ ही घंटों में निकासिका का जो पेरिटोनियल गुहा के मध्य अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट द शल्य कर्म के चरण और स्टेप्स इन ऑपरेशन। थैंक यू।